हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आपका एग्जाम हो चुका है, 4-5 दिन हो चुके हैं। देयर इज अ रीजन आई डिड नॉट कम अप विद द आंसर की टिल नाउ। आप लोग बहुत कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि मैम आंसर की कहाँ पे है। थिंग इज, दो फैक्टर्स थे। वन, आई वाज ट्रैवलिंग, मैं अपने घर गई हुई थी एंड आई एज आई अपडेटेड ऑन टेलीग्राम कि वंस आई एम बैक इन द सिटी आई विल वर्क ऑन इट। सेकेंडली, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि आंसर की इस बार जल्दी आ सकती है, सो आई थॉट आई विल वेट फॉर इट बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि मैं कोई अपनी आंसर की निकालूं देन आप उसमें से चेक करो। कोई बच्चा जो बॉर्डर लाइन पे फंसता है उसके लिए इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्लियर कर रहा था, फिर कुछ डिफरेंस निकला और वो नीचे आ गया, रिजल्ट में नहीं हो पाया। तो आई थॉट एक दो दिन और सही है, तो चलो फाइनली इस बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले आई हैव टू से दिस, प्लीज टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। वहां पे चैट के थ्रू वी कीप कनेक्टेड, वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत लोग यूट्यूब पे परेशान होते हैं कि लेक्चर नहीं आया या अपडेट नहीं आई। वो अपडेट मोस्टली टेलीग्राम पे आ चुकी होती है, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मुझे पता नहीं लास्ट एक वीक में इतने टेक्स्ट आए कि मैम आपने कहाँ से पढ़ाई की, आप क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थॉट एक बार के लिए चलो आई गिव यू अ वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। दिस वोंट बी अ पार्ट ऑफ एवरी लेक्चर, बट आई जस्ट थॉट चलो ठीक है, आई लेट यू नो। ओके, सो आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, 10th एंड 12th वॉज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, 96% थे मेरे वहाँ पे। लॉन्ग स्टोरी, पुरानी बातें हैं। आई एम अ हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, मेरा बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री एंड एमए दोनों डीयू से ही था, ठीक है। एंड देन आई परस्यूड लॉ ड्यूरिंग द कोविड डेज। ओके, सो एंड दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। दैट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई होप जो जो मुझे मैसेज कर रहे थे उन्हें उनका जवाब मिल चुका है, ठीक है। ऑल्सो दिस चैनल विल बी एक्सक्लूसिवली अबाउट लॉ, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। पर अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, फिर वो चाहे यूजीसी नेट या किसी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी भी तरीके के एग्जाम में जहां जीएस में हिस्ट्री आती हो, या इन जनरल हिस्ट्री थ्रू ट्रैवल एंड एवरीथिंग, किसी भी सेंस में इंटरेस्टेड हो, यू मे सब्सक्राइब मी ऑन माई अदर चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री। ओके, दिस इज डन। मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। जिसको नहीं पता बता दूं, सारी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है। पहली बात, अपने सेट से आंसर मैच करना। ए बी सी डी 4 सेट थे। क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, पैटर्न अलग अलग होता है, कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। कि किसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा दूसरे में, और हो सकता है ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने सेट से ही मैच करो, ठीक है। 4 सेट्स की आंसर की आई है। ओके, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है 3rd to 10 दिसंबर। आंसर की देखते ही बिल्कुल दौड़ मत जाओ ऑब्जेक्शन के लिए, क्योंकि पर क्वेश्चन तुम्हें 500 रुपए भी देने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन करने के पहले भी आई वुड से देख लो कहाँ स्टैंड करते हो। अगर तुम्हारा क्लियर पेपर पास हो रहा है, 70-80 नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन में अपना टाइम खराब करने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता। दिस इज मेनली फॉर दोज पीपल जो बॉर्डर लाइन में फंस रहे हैं। किसी के 10 ही नंबर बन रहे हैं, उसका भी ऑब्जेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल भी गए तो भी तुम पास नहीं कर रहे हो, राइट। ऑब्जेक्शन हेल्पफुल है उनके लिए जो ये 40 to 50 की रेंज में फंसते हैं ज्यादातर, जहां पे एक एक दो दो नंबर से उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये विंडो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर एकदम से इरेशनली भागते हुए मत जाओ, क्योंकि आप पैसे भी खर्च करोगे, और आपको ऑब्जेक्शन करते टाइम बहुत सॉलिड सोर्स और प्रूफ देना पड़ेगा कि आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अपने क्लास नोट्स दिखा दोगे उन्हें। आपको प्रॉपर बेयर एक्ट या कोई किताब, लेजिट किताब, लीगली जो वैलिड हो, वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ओके, देखो कट ऑफ कितनी जाती है। जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे कट ऑफ की बात होती है। जनरली 45% फॉर जनरल और ओबीसी, तो 100 मार्क्स के पेपर में मोस्टली 45 मार्क्स होता है। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 40%। अब ये परसेंटेज है, ये याद रखना। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, 7 क्वेश्चन रिपील हो गए थे, ठीक है। रिपील का मतलब आपका पेपर ही 93 मार्क्स का रह गया था। तो फिर कट ऑफ कितनी गई थी, 45% ऑफ 93 मार्क्स, कैलकुलेट करके जो भी 42 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो अप्रॉक्स 43 मार्क्स गई थी, ठीक है। तो इस बार भी वी आर होपिंग, अगर एक भी देखो क्वेश्चन रिपील नहीं होता है तो कट ऑफ जाएगी आपकी 45 मार्क्स के आसपास में, ठीक है। एंड इन कैटेगरीज के लिए 40 में। बट आई डू थिंक कि एक आधे क्वेश्चन शायद रिपील हो सकते हैं। फिलहाल प्रोविजनल आंसर की में देखो उन्होंने कुछ भी रिपील नहीं किया है। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है और लेक्चर के एंड में भी एडेड है स्लाइड्स, ठीक है। फिलहाल उन्होंने कुछ भी रिपील नहीं किया है। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने आंसर्स जरूर ऐसे दे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 9 में ए एंड बी। तो इस केस में अगर किसी को डाउट है तो मैं पहले बता दूं, अगर आपने सी मार्क किया है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डी मार्क किया था तो भी नहीं मिलेंगे, दोनों ए और बी मार्क कर दिए थे तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बबल आपको सिर्फ एक भरना अलाउड है, ये ओएमआर का रूल होता है। बट अगर उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जहां पे आंसर आंसर की में ऐसे दिया हुआ है, या तो आपने ए या फिर आपने बी मार्क किया था, तो उन दोनों ही बच्चों को नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट नहीं किया है तो नंबर नहीं मिलेंगे, सी या डी मार्क किया है तो भी नहीं मिलेंगे, दोनों को मार्क कर दिया है तो भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने ए या फिर बी में से कुछ भी एक मार्क किया है तो उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे। ये कैलकुलेट करने का तरीका है।
एक आधे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे हिसाब से तो सवाल ही गलत है, बट फिलहाल प्रोविजनल आंसर की में आंसर्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्शंस आएंगे, ये फाइनल आंसर की नहीं है। एक फाइनल आंसर की इवेंचुअली जब आएगी, उससे 100% श्योर हो जाओगे आपके आपके कितने नंबर बनते हैं। पर ये ऑब्जेक्शन विंडो इंपॉर्टेंट है मोस्टली उनके लिए जो बॉर्डर में फंस रहे हैं। बहुत से बच्चों के मुझे टेक्स्ट आए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम डीलिंग विद द पेपर, किसी को प्रिपेयर कराना, एंड टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड रिप्लाई कि मैम हमारा हो रहा है, इट वॉज very heartwarming and I was very happy to hear that. Many congratulations to all of you who are getting through, ठीक है? एंड स्टे कनेक्टेड, हम आगे और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना, वहां पे हम पर्सनली भी कनेक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे एग्जाम को लेके। इस बारे में हमारी बात नहीं हुई है तो आज कर लेते हैं। पेपर था कैसा? कोई कहता है डिफिकल्ट था, कोई कहता है मॉडरेट था, कोई बोलता है इजी था, कोई बोलता है पेपर डिफिकल्ट बहुत नहीं था, लेंदी बहुत था। मेरी पर्सनल एनालिसिस, मैं बहुत ऑनेस्ट बोलूंगी आपसे, लेंदी 100% था। बहुत ज़्यादा लंबा पेपर लगा मुझे बेस्ड ऑन की 3 घंटे के हिसाब से। अगर किसी को बहुत इन डेप्थ बेयर एक्ट याद नहीं है या बहुत सुपर क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल इन जनरल, येस एज एन एडवोकेट आपको होनी चाहिए, बट एआईबी के लिए प्रिपेयर करते टाइम मोस्टली उस पर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ज्यादातर ध्यान होता है बेयर एक्ट से आंसर ढूंढना, प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज करना, राइट? उस बेसिस पे वो लेंदी बहुत था कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको पता है आपको बेयर एक्ट में आंसर मिल जाएगा, पर पेपर इतना लंबा है कि उन क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिला। ठीक, ईजी तो मैं बहुत नहीं बोलूंगी, आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू कॉल इट ईजी। इट रेंजेस बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों लगा बच्चों को, उसकी भी एक रीजन है। हम क्लियरली इस बारे में देखो आज बात करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली बोलेंगे। कुछ चीजें हो सकता है हार्श भी लगे, बट बहुत क्लियर बात करते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज लगा के गए हो तो ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट दिख रहे होंगे, गुड टू गो। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इस साल, एक फैक्ट तो ये है सच्चाई, ठीक है? तो पैटर्न चेंज की वजह से डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि क्वेश्चन तो एक सर्टेन वे में ही आएगा, एंड सडनली पैटर्न चेंज होता है तो इट शेक्स अस। बट दैट इज विद एवरी एग्जाम यू गिव। ये आज के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए याद रखो। कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना लाइफ में, बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी हो सकता है। आप उनसे पूछो जो यूपीएससी जैसे पेपर दे रहे हो, क्या सोच के जाते हैं, क्या ही आ जाता है। नाउ दे आर यूज्ड टू इट कि कुछ भी पूछते हैं, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पैटर्न चेंज फॉर एवरी एग्जाम यू गिव इन लाइफ, एग्जाम्स और लाइफ इन जनरल ऑल्सो, ठीक है? तो एक ये चीज है जो जिनको शॉक कर रही होगी वहां पे, वो पैटर्न चेंज में फंसे हैं। मेनी पीपल पैनिक्ड, मुझे ये मैसेज भी आया है लोगों का कि क्योंकि पेपर देख के वो इतना घबरा गए कि ये क्या पूछ लिया, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन। बहुत से टॉपिक थे जो बहुत आसान भी थे, वो उनको भी गलत करके आ गए। तो ये पैनिक भी एक बहुत बड़ा रीजन है। थर्ड आई थिंक वॉज थ्योरी एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों प्रॉब्लम हुआ लोगों को, ये आपकी गलती एग्जैक्टली नहीं है, बट एआईबीई वालों की भी गलती नहीं है। उन्होंने तो सिलेबस क्लियरली बोला है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बहुत डायरेक्ट पूछेंगे। एंड 2024 का पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग रहा है कि वो ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे थे उस तरफ। हमने बात की थी कि इलस्ट्रेशन बेस्ड बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है? थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट टॉपिक पे है, पर उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं। इस बार वो उसको एक स्टेप आगे लेके चले गए हैं। तो इसको नेगेटिवली मत लो, बैठ के बार को गाली देने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, ठीक है? फोकस ऑन कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका नहीं हो रहा है इस बार, तो आप कैसे अगली बार हर हाल में इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। रादर देन क्रिपिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, फोकस कि अपने आप को रीवैल्यूएट करो, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, एंड शो अप। ओके, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बस इन जनरल भीड़ चाल का हिस्सा बन के बोलने लग जाते हैं कि पेपर टफ था, ये वो, और वो पता चलता है अपने एग्जाम में बेरैक लेके भी नहीं पहुंचे होते हैं। तो उस कैटेगरी को तो फिर कंसिडर करना ही बेकार है, ठीक है? उनसे तो मुझे लगता है यहाँ पे इस समय बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप इतने सिंसियर भी नहीं हो कि आप एक बैराक लेके एग्जाम में देने जाओ, एंड ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं सेंटर्स पे, वो बुक्स नहीं लाते, वो पेन नहीं लाते, वो चीटिंग के भरोसे बैठे होते हैं, वो आजू बाजू वालों के भरोसे बैठे होते हैं। तो ऐसे बच्चे को तो राइट नहीं है एग्जाम का कंप्लेंट करने का, क्योंकि इजी भी आता तो भी उसकी हालत वही होनी थी, ठीक है? तो उससे तो मैं बात ही नहीं कर रही करेंटली। हम बात कर रहे हैं उनसे जो पढ़ के गए थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हो गया तो हो गया। जो पास कर गए ठीक है, कांग्रेचुलेशंस उनको। अब हम बात करते हैं उनकी जो बॉर्डर लाइन में फंस रहे हैं या जो पास नहीं कर रहे हैं क्लियरली। हमें जरूरत है ये समझने की कि हमसे गलती कहाँ हुई है, हमें रीइवैल्यूएट करना होगा, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं हो रहा है। क्यों? पीवाईक्यूज के साथ आपको बैराक की इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। पेपर ऐसा हो चुका है कि सिर्फ इंडेक्स देख लिया, जो पहले ट्रिक्स काम कर जाते थे बहुत लोग के लिए, पास होने लायक शायद बॉर्डर लाइन पे ले आएगा वो अभी भी आपको, बट पेपर टाइम से खत्म करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना,
आई थिंक उसके लिए आपको अच्छे से बैराक की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और आप एआईबी को नहीं कह सकते दैट दे आर रॉन्ग टू डिमांड दैट। वो आप एक एडवोकेट बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो, वो कह सकते हैं कि ये बेसिक डिमांड है हमारी पेपर में, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है कि अरे पेपर इतना डिफिकल्ट था, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पेपर वो बना रहे हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आर सोइंग कि मैम ये वाला एक्ट कैसे पूछ लिया, भाई कहाँ लिखा है कि नहीं पूछ सकते थे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड एज अ स्टूडेंट आई एम सेइंग दिस कि ये काउंटर में नहीं दे सकती उन्हें, कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि वो नहीं पूछ सकते। उन्होंने बैराक ले जाने की कोई लिमिट नहीं लगाई थी कि 15 किताबें ले जानी है, आप 40 ले जाते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो ये कंप्लेन करने की जगह, आई नो इट्स अनफेयर, इट फील्स अनफेयर, एग्जाम हॉल में बैठे हो और बैराक हाथ में नहीं है, आई नो हाउ इट फील्स। माई पॉइंट इज उससे आगे बढ़ो, और ये सिर्फ एग्जाम में नहीं है, लाइफ में भी अप्रोच रखो, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जो हो गया तुम्हारे हाथ में नहीं है, पेपर कैसा आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम पेपर से डील कैसे करोगे ये तुम्हारे हाथ में है, अपनी प्रिपरेशन कैसे चेंज करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना है कि एनालाइज करो, पेपर को ध्यान से दोबारा देखो, एक एक क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो, कौन से क्वेश्चन थे जो बैराग के आंसर हो सकते थे, वो क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ, क्या आपने बैराग पढ़ने में गलती करी, क्या पेपर लेंदी था इसलिए वो क्वेश्चन गलती हो गई, जल्दीबाजी में अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, या फिर पढ़ के समझ नहीं आया। ये सारी अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर लेंदी का प्रॉब्लम था, यानी आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, ठीक है। बट अगर ये था कि टाइम भी दिया 10 मिनट, बैराग भी पढ़ा और तब भी आंसर नहीं कर पाए, अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इशू है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि टाइम ही नहीं मिला अटेम्प्ट करने का, ये सब टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले इसको आइडेंटिफाई करो, टाइम मैनेजमेंट का चक्कर था, ठीक है, या फिर कंसेप्चुअल इशू था। जैसे मैंने जब पर्सनली इस पेपर को 3 घंटे बैठ के लगाने की कोशिश की, मैंने रियलाइज किया मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एक इशू बना यहाँ पे, कि मैं पास इजिली हो रही थी, सब था, बट आई रियलाइज कि हाँ, अगर मुझसे कोई कह दे 100 के 100 क्वेश्चन 3 घंटे में कर लो, मुझसे शायद नहीं होते, क्योंकि बैराक में ढूंढने में टाइम लग रहा था, बहुत चीजें आपको कंफ्यूज भी कर रही थी, कभी कभी पैनिक भी देती हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड एग्जाम सिचुएशन में 3 घंटे उस रूम में बैठ के इट अफेक्ट्स यू, आई अंडरस्टैंड दैट। बट इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे अपने आप को देख के क्या रियलाइज हुआ, मॉक देने थोड़े जरूरी है ताकि आपको उन 3 घंटे में आदत हो, अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना जरूरी है। बैराक सारे होने चाहिए, मेरे पास भी कुछ बैराक थे जो नहीं थे, मुझे पीडीएफ खोलने पड़े, ठीक है। तो आई रियलाइज कि हाँ, सारे बैराक अगर एग्जाम में होती मेरे पास भी नहीं होते। तो ये अपने साइड से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, इसे कहते हैं कि ये चीज़ों की वजह से मेरा स्कोर नीचे जा रहा है, अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीप्लान, अगर आप सेम चीज़ बार बार करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट अलग आए, तो फिर आप गलत गेम में हो, ठीक है। आपको रीप्लान करना पड़ेगा कि क्या चीज़ नई करनी है, कैसे इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है, किन वजहों से इस बार नहीं हो रहा है, और कैसे उसको अगली बार सक्सेस में कन्वर्ट करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं हो, टाइम है, सुकून से पढ़ते जाओ। आई स्टिल बिलीव इस एग्जाम के लिए 2 से 3 महीने बहुत हैं, पर वो तब जब इन जनरल आपको लीगल क्लैरिटी बेसिक है। उसके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा चैनल आपको जहाँ से जिस टीचर से कंफर्ट हो वहाँ पे कंटिन्यू करो। मेरे चैनल की मैं अपनी बात बता सकती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हम इन जनरल यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप अगर जाके देखोगे, हम फैमिली लॉ कंटिन्यू कर रहे थे बिफोर एआईबी, ठीक है। हम फैमिली लॉ के लेक्चर्स कर रहे थे, एक दो बचे हैं, हिंदू लॉ खत्म हो जाएगा, विल कंटिन्यू विद मुस्लिम लॉ। माई एडवाइस इज थ्रू आउट द टाइम आप उनको देखते चलो, क्योंकि वो बैराक को इन डेप्थ कवर कर रहे हैं और वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दे रहे हैं। हाउ आई एम कवरिंग इट इज नॉट जस्ट फॉर अ सेमेस्टर एग्जाम, मैं एक एक सेक्शन को उठा के उसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो एक क्या होगा ना, इस टाइम पीरियड में आप सारे बैराक से भी गुजरते हो और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती जाती है। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। ये अगर आप पूरे साल कर रहे हो, तो फिर लास्ट के 1-2 महीने में अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करके, पेपर्स लगा के, मॉक देके आप ये पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई स्ट्रेस की बात नहीं होगी, ठीक है। मेन मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इस साल बच्चे परेशान हुए हैं, पेपर पैटर्न की वजह से हुए हैं। इस पेपर में भी मेरी पर्सनल मानना है कि 20 से, चलो 20-22 क्वेश्चन मान लो ऐसे थे जो डायरेक्ट हो सकते थे। मैं नहीं मानती कि ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं थे, पीवाईक्यू से हेल्प थी, काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते थे। एटलीस्ट 22 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से ऐसे थे। आपको 45-50 भी मान लो पासिंग चाहिए, तो आधा पेपर तो आपका पासिंग के लायक हो रहा था, ठीक है। बचे 20-25 क्वेश्चन। अब उन 20-25 क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का सारा खेल था। उसमें भी मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस इस तरीके के थे कि बेयर एक्ट से सॉल्व ना हो रहे हो। मैंने जहाँ स्ट्रगल करते देखा बच्चों को, मोस्टली था कि या तो उनके पास बेयर एक्ट था नहीं, बहुत लोग के पास इनकम टैक्स का बेयर एक्ट ही नहीं था, इतना महंगा है कौन खरीदेगा करके ले ही नहीं गए। एंड
आई हैव स्पोकन टू अ स्टूडेंट जिसने मुँह पे बताया ये बात कि क्लास में खड़े होके उन्होंने पूछा कि किसी के पास बेयर एक्ट इनकम टैक्स की 30-40 बच्चों में से कोई नहीं लाया था। तो आप सोचो उसके 2-3-4 क्वेश्चन आपके इधर-उधर तो वैसे ही फँस गए, ठीक है? अब लेबर में भी हो गया, इस तरीके का एक्ट पूछा जो बहुत लोग के पास नहीं था, तो आप वहाँ फँस गए, ठीक है? तो आप सोचो ना 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही फँस गए आपके। 100 में से अब आप 90 का पेपर ही दे रहे हो क्योंकि 10 का तो बेयर एक्ट ही नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ प्रॉब्लम में आ गए। बचे हुए में मैं मान रही हूँ 20। अब उस इनकम टैक्स का क्वेश्चन कितना भी डायरेक्ट हो, अगर हाथ में बेयर एक्ट नहीं है तो आप फँस गए, राइट? 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से हो सकते थे। बचे हुए 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप बैराक पढ़ोगे, आंसर ढूँढोगे, समझोगे, मिल जाएगा। बट अगेन वही है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत लोग फँसे हैं। मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट वाज़ अ बिगर प्रॉब्लम दैन द पेपर इटसेल्फ। कुछ क्वेश्चन मान लो, मान लेते हैं 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ट्रिकी आए, मान लिया, जबकि मुझे लगता है थोड़े कम थे बट 20-25 सॉलिड ट्रिकी थे, एक्सेप्टेड। स्टिल प्रॉब्लम टाइम का था कि उन पे टाइम दिया जाए तो सोचो, यहाँ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था लोगों को। एंड आई थिंक लोग पैनिक बहुत कर गए पेपर देख के कि इतना लंबा पेपर लग रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है है ना? तो लेट्स रीवैल्यूएट एंड इस बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? कि आपका पेपर कैसा गया, आपके हिसाब से कैसा आया था एंड आपका स्कोर कितना बन रहा है अभी प्रोविज़नल आंसर की के अकॉर्डिंग, एंड आपको क्या लगता है इस बारे में प्लीज़ ऑनेस्टली सोचो कि आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था, आप बैराक में आंसर ही नहीं ढूँढ पा रहे थे, जैसे ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमने पीवाईक्यूज़ में बहुत बात की थी, राइट? इस बारे में। अगर आप यहीं स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है? या फिर जो सुपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, आप वहाँ फँस रहे थे, या ऐसा था कि आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही थी कि शायद इंग्लिश में पेपर था और आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ये सब जायज़ प्रॉब्लम है। मैं क्यों इसे इतना ब्रेक डाउन करके बात कर रही हूँ कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि काम कहाँ करना है। सिर्फ ये बोल के साइड हट जाना कि पेपर टफ है, सोल्यूशन नहीं है। अगली बार और टफ आएगा तब क्या करोगे, है ना? गॉड फॉरबिड अगली बार बैराक्टी मना कर दिया तब क्या करोगे, है ना? तो अपने आप को एक्सक्यूज मत दो। अपने आप से पूछो कि मेरे पार्ट पे मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि अगली बार मैं इस सिचुएशन में ना रहूँ। क्या मुझे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की ज़रूरत है कि मुझे पेपर समझ में आ रहा है बट मैं 3 घंटे में पूरा नहीं कर पा रही हूँ? अच्छा, नहीं, अगर नहीं, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं, मुझसे बैराक में आंसर ही नहीं ढूँढा जा रहा था। ईज़ी क्वेश्चन्स का भी नहीं ढूँढा जा रहा था। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल डेफेमेशन वर्ड लिखा है बट आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ पे है, ठीक है? या क्वेश्चन मर्डर पे है, पर आपको ये नहीं पता कि आईपीसी में जाना है, सीआरपीसी में जाना है, सीपीसी में जाना है। तो ये तो बहुत बेस लेवल की प्रॉब्लम हो गई एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो 4 बैराक में घूम रहे थे कि इसका आंसर मिलेगा कहाँ? एक और एरर जो मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, वो है माइनर लॉस को इग्नोर करना। जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया एंड मैं बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व कर रही थी लाइक अ स्टूडेंट, तो आई रियलाइज़ कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन से केस लॉज़ आए हैं। आई अज़्यूम कि मुझे एक भी नहीं याद है, मान लिया, आगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछे हैं, थ्योरेटिकल हैं, कांसेप्चुअल हैं, सब मान लिया। अगर आपको माइनर लॉज़ आप करके गए हो, जो लेक्चर्स हमने किए थे वो, और अपने बेयर एक्ट्स लेके गए हो, मेरे हिसाब से आप माइनर लॉ के क्वेश्चन ईज़िली कर सकते थे। वो 2-2, 2-2, 2-2 नंबर आपको पार लगवाते हैं। अगर किसी ने मोटर व्हीकल्स एक्ट के दोनों क्वेश्चन किए होंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन किए होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के क्वेश्चन किए होंगे, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, कंपनी के किए होंगे, ठीक है? एनवायरनमेंट के किए होंगे। पॉइंट इज़ वो छोटे-छोटे-छोटे 2-2, 2-2 करके आपको 8-10 नंबर देते चले जाते हैं और वो बहुत मैटर करता है। लैंड एक्विजिशन के, बहुत लोग बोल रहे हैं लैंड एक्विजिशन में मैम ने नया वाला बेयर एक्ट पूछ लिया। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कब कहा कि वो नया नहीं पूछेंगे? वो लेटेस्ट पूछेंगे, आप उनसे आर्ग्यू थोड़े कर सकते हो इस पे। उन्होंने सिर्फ लैंड एक्विजिशन एक्ट लिखा था, नया या पुराना ये नहीं बोला था। हमने जब पीवाईक्यूज़ किए, हमने पुराने के भी किए थे, हमने नए के भी किए थे एंड मैंने इस बारे में बात भी की थी आपसे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुराना भी किया था, नया भी किया था। तो लेटेस्ट तो वो पूछ ही सकते हैं, बैराक ले जाना आपका काम है और आप कितने भी ले जा सकते हो, 30, 40, 50, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम ले जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है क्योंकि। तो अगर आपने माइनर लॉज़ को सीरियसली लिया होगा, तो आई बिलीव उस बच्चे को एज ज़रूर मिला होगा। जिसने भी माइनर लॉज मिस नहीं किए हैं। साइबर के 2 क्वेश्चन, मोटर व्हीकल्स एक्ट के 1-2 क्वेश्चन हो गए। ये छोटे-छोटे-छोटे मिलके काफ़ी आपके स्कोर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? और आपको चाहिए उतना ही होता है, 45-50 मार्क्स चाहिए, ठीक है? पास होने के लिए इतना बहुत है। 80-90 नहीं चाहिए पास होने के लिए। पर अब सोचो जो बच्चा 35-38 पे अटक रहा है या 40 पे अटक रहा है, अगर उसने वो 2-4 सब्जेक्ट माइनर लॉज के अच्छे से अटेम्प्ट किए होते, वो पार कर गया होता। तो ये अपने पार्ट पे एनालाइज़ करो, आधा घंटा, 1 घंटा खुद के साथ बैठो, पेपर लेके बैठो, सोचो, समझो कहाँ पे क्या इम्प्रूव हो सकता है, आपके पार्ट पे कहाँ पे कमी है। बेसिक पढ़ाई नहीं की, पीवाईक्यूज़ भी नहीं किए, बेरैक में आंसर नहीं ढूँढा जा रहा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि लॉ पढ़ते टाइम बहुत सीरियसली पढ़ा नहीं था, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। सोचो, उसे कमेंट भी करो। हम उसको उस हिसाब से अप्रोच करेंगे, इसी चैनल पे साथ में भी करेंगे एंड आपको कहीं और कोई और टीचर से समझ में आता हो, बेफ़िक्री से, मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, यहाँ पे टच में रहना।
और प्लीज़ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना, मोस्टली टेलीग्राम पे अपडेट्स आते रहते हैं और वहाँ पे हम मैसेज के चैट के थ्रू भी कनेक्टेड रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बहुत लोगों ने मुझे वहाँ टेक्स्ट किया कि उनका पेपर अच्छा हुआ या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, कौन पास हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इट हेल्प्स मी कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड मोर, ठीक है? और यहाँ पे हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स होने हैं, जिनमें से एक दिन आपका लॉ का पेपर भी होगा एंड हिस्ट्री का भी होगा, ठीक है? इस चैनल की स्पेसिफिकली बात करूं तो हम लॉ की बात करेंगे यहाँ पे, और हम एटलीस्ट 5 से 10 पेपर्स पिछले सालों के उनको कवर करेंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज के फॉर्म में, एंड उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि आपको नेट में जो भी हेल्प हो सकती है। रियलिस्टिक रहना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो आप सोचो सब कुछ हो जाएगा, 1 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता। नेट में भी पेपर 1, पेपर 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है? तो स्टे इन टच, और भी आपको कोई और डिमांड हो, कुछ और आप चाह रहे हो मैं कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। सूनर और लेटर आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, ठीक है? इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ भी आपके दिमाग में थॉट है, पेपर को लेके डाउट्स हैं कुछ भी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। डिसहार्टन नहीं होना, ठीक है? लाइफ बहुत लंबी है, पेपर ही है, डिसहार्टन नहीं होना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड जिनका हो गया है, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बाय बाय।